गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब सेकंड लॉ की तरफ जाएंगे। पहले देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। विच अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होती हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का एवापोरेशन। वाटर का जो एवापोरेशन होता है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही होता है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे ऊपर से नीचे वाटर गिर रहा है तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। तो जितनी भी रिएक्शंस या जितने भी प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जिनमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए विच अकर इन एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉईल कराते हैं तो वो एवापोरेट होने लग जाता है। तो वाटर की बॉइलिंग एक क्या है, टेम्परेचर दे रहे हैं तो एक एक्सटर्नल फोर्स की इसमें हेल्प होगी। या फिर मान लीजिए नीचे से वाटर को ऊपर ले जाना है तो मोटर इज़ रिक्वायर्ड, तो मोटर रिक्वायर्ड होगी। तो ये भी प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस अपने आप होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं और जो अपने आप नहीं होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। अब दूसरा हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका नाम होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या करती है? एंट्रोपी में मेज़र करती है डिसऑर्डर्ड फॉर्म को या फिर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम में जितनी ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली होते हैं उसको मेज़र करती है एंट्रोपी। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इधर उधर होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। और एंट्रोपी के लिए अगर मैं बताऊं तो एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंट्रोपी चेंज को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। सीधी बात है कि एंट्रोपी हमें क्या बता रही है कि सिस्टम में रैंडमनेस कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे गैस की मैं बात करूं, लिक्विड की बात करूं और सॉलिड की बात करूं। अब गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं जबकि सॉलिड में इतना ज़्यादा रैंडमली नहीं घूमते और सॉलिड में तो लिक्विड में इतना ज़्यादा नहीं होते, लेकिन सॉलिड में तो बिल्कुल क्लोज पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर एंट्रोपी का ऑर्डर पूछा जाए तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी सॉलिड की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी डिपेंड करती है इस बात पर कि मॉलिक्यूल में, यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में, और सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। तो रैंडमनेस, सिस्टम की रैंडमनेस को बताती है एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की हमेशा ही एंट्रोपी इंक्रीज़ होती रहती है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जितने भी ग्लेशियर वगैरह हैं वो सब मेल्ट होते जा रहे हैं। तो ग्लेशियर सॉलिड है, वो मेल्ट होंगे तो लिक्विड में जाएंगे, फिर वो वेपर फेज में वाटर में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एंट्रोपी जो है सॉलिड की कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है गैस और लिक्विड की। लिक्विड गैस की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना रैंडमली मोशन कर रहे होंगे इसका मतलब उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डेल्टा एस हमेशा ही कैसे होती है? पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही बताता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा ही बढ़ती चली जाती है। अब डेल्टा एस अगर मैं टोटल की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा एस टोटल, मतलब एंट्रोपी चेंज। अब डेल्टा एस टोटल हमेशा, अब जो प्रोसेस हमारे पास हमने अभी जो ऊपर पढ़ रखे हैं, तो डेल्टा एस टोटल जो होगा इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या माना जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब अपने आप हो रहा है प्रोसेस। अगर किसी वैल्यू में डेल्टा एस टोटल जो है वो जीरो से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है। और अगर डेल्टा एस कम है जीरो से तो इसका मतलब वो प्रोसेस को कराने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल्टा एस अगर जीरो आ जाए तो इस स्टेट में ये कैसा होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट आ गया।
अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, अब थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट आ गया। इसमें पहला जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लिखते हैं डेल्टा एफ एच। आपको पता है कि ज़्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती है, तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो है हम किस जो एनर्जी का जो फंक्शन है वो कौन सा यूज़ करते हैं, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले नंबर पढ़ते हैं, यानी कि किसी चीज़ को बनाने में जो एनर्जी का जो चेंज आता है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा एफ एच इससे इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि वन मोल कंपाउंड को उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट पर बनाने में जो एनर्जी का चेंज आता है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस कंपाउंड इज एज्यूम्ड एज जीरो, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एक स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने अपने पास से ज़ीरो एज्यूम कर रखा है। जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, उनमें कार्बन ग्रेफाइट जो होगा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो माना जाएगा। ऑक्सीजन लिक्विड भी में भी कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट गैस का होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो मानते हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, फॉस्फोरस के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं जैसे वाइट, रेड और ब्लैक, जिसमें से वाइट को हमने क्या माना हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके लिए ज़ीरो माना हुआ है, सोडियम सॉलिड के लिए। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकालते हैं किसी कंपाउंड के लिए, जैसे CO2 के लिए, तो कैसे करके निकालते हैं वो देखते हैं। देखो जिसके ऊपर नॉट लगा हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट है और जिसके ऊपर नॉट नहीं है वो नॉर्मल एंथैल्पी चेंज है। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो CO2 गैस को इधर लिख लेते हैं और इसको बनाया किससे जाएगा, इसी के जो स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे मान लीजिए कार्बन, तो यहाँ C+O2 से बनाया जाएगा, ये अलग लिख लेता हूँ मैं, C+O2, लेकिन इसमें कार्बन कौन सा होगा, ग्रेफाइट, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगी, गैस। अब मैं अगर इसके लिए बात करूं तो सिंपल सा मुझे क्या करना होगा, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CO2, ठीक, और ये चीज़ जो है मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लस, ये चीज़ आपस में प्लस करनी पड़ेगी, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ कार्बन, ध्यान रखना ये ग्रेफाइट है, ये फिजिकल स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन के लिए मैं बात करूंगा तो डेल्टा एफ एच नॉट O2, और ये कौन सा होगा, गैस। अब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए हम क्या मान चुके हैं, जीरो। तो जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ नॉट ऑफ CO2, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी कंपाउंड के वन मोल को बनाया जाता है तो उसमें जितना भी यानी कि इट इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंड एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें जो भी एंथैल्पी का चेंज जो आपके लिए गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, तो ये एंथैल्पी चेंज इक्वल हो जाएगा उसके, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होगा, कुछ में अदर कंपाउंड भी बन रहा होगा तो वो माइनस किया जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आएगा आगे के लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जैसे CO2 का निकालना है तो जो प्रोडक्ट साइड में है माइनस रिएक्टेंट साइड में, तो ये वाले जो स्टैंडर्ड स्टेट में ये सभी ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ होगा फिर उसमें कैलकुलेशन होगी। इसमें तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो एंथैल्पी चेंज CO2 का दिया होगा वो डायरेक्टली इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा CH से। C का मतलब होता है कंबशन और डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी चेंज। इसका मतलब ये होता है इट इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि वन मोल ऑफ कंपाउंड को एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम जब पूरी तरह से कंबस्टेड कर देते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
अब अगर मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है मुझे इथेनॉल में, और ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो कैसे करके बताया जाएगा, जैसे C2H5OH ये किस स्टेट में, लिक्विड, किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन कराया जाता है। तो ये कन्वर्ट क्या होगा, ये कार्बन इसका कन्वर्ट होगा CO2 में, और हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सभी कन्वर्ट होंगे H2O। CO2 क्या होगा, गैस, H2O क्या होना चाहिए, लिक्विड। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कार्बन कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, ठीक। हाइड्रोजन कितनी है 6, और यहाँ पे कितनी है 2, तो 3 2 जा 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, 2 और 1 और 2 कितना हो गया हमारा 3, तो यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास में, ये तो बैलेंस नहीं हो पाई है, 3 ये हो गई और 2 2 जा 4, 3 4 7, और यहाँ पे कितनी, यहाँ कितनी है हमारी 1, तो 3 कर देता हूँ मैं, 3 O2। ये O2 किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। फिजिकल स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें जो चेंज जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है, इथेनॉल के 1 मोल को कितना है, ये 1 मोल इथेनॉल को कम्प्लीटली कंबस्टेड कराऊंगा मैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एंड कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़ कराना किसी चीज़ को, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में लाना। तो इट इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जैसे सॉलिड हमारे पास H2O है, मतलब आइस है, इसको अगर मैं लिक्विड में ले आऊँ, ठीक, तो इसको लिक्विड में लाने में जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़ कराना किसी चीज़ को, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में लाना। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको डायरेक्टली, यानी कि जो सॉलिड है उसको वेपर फेज में ले जाएं। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, तो उसमें जो भी एनर्जी का चेंज आएगा उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे H2O सॉलिड है, तो इसको अगर मैं गर्म करा के सीधे वेपर फेज में ले आऊँ तो उसमें जितना एंथैल्पी का चेंज आएगा उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है, इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ लिक्विड, यानी कि 1 मोल लिक्विड को अगर मैं वेपोराइज कराने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी या एंथैल्पी चेंज होगा उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे H2O लिक्विड है, इसको वेपोराइज कराया हमने H2O वेपर फेज में, तो जो भी एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ एंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट 1 मोल कंपाउंड इनटू गैसियस एटम। हम सीधे उसे किस में ले जाएं, गैसियस एटम में ले जाएं। अब वो चाहे हमारा सॉलिड हो और चाहे वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, हम सीधे उसे किस में ले जाएं, आइसोलेट करके गैस में ले जाएं। जैसे मान लीजिए कार्बन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट है, अगर मान लीजिए मैं इसको कार्बन गैसियस स्टेट में ले जाऊं तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और गैसियस स्टेट में है, तो अगर मैं इसको एटॉमिक स्टेट में ले जाऊं तो जो भी एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी कि इट इज़ द एवरेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड टू फॉर्म गैसियस एटम। यानी कि ये वो एनर्जी ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में काम आती है। हालांकि उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, लेकिन ये एवरेज एनर्जी है, यानी कि क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड होंगे। जैसे CH4 में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर CH4 में मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब मैंने मान लीजिए E1 एनर्जी देकर इसको तोड़ दिया, एक बॉन्ड को, किसी एक बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब H को मैंने अलग कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने फिर से इसको मैंने E2 एनर्जी दी, तो यहाँ पर से एक बॉन्ड मैंने और हटा दिया, तो यहाँ से H हट गया। ये सब गैसियस स्टेट में हट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने E3 एनर्जी दी, तो फिर मैंने CH को ही रखा, बाकी H को मैंने अलग कर दिया गैसियस स्टेट में। फिर से मैंने इसमें E4 एनर्जी दी और C+H हो गया गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन सभी का एवरेज देखूं, इनका ओवरऑल, तो एंथैल्पी डेल्टा H बॉन्ड क्या होगा,
स्टैंडर्ड, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इन सभी का सम होगा। यानी कि पूरी तरह से इसमें 4 बॉन्ड है, CH4 CH बॉन्ड है, उनको तोड़ने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी एक एक करके, उन सभी के सम को कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना। इसके बाद है हेज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये बहुत सिंपल बात बोलता है कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल टू होगा वेदर इट इज़ डन इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। यानी कि किसी प्रोसेस को कराने में अगर एक से ज़्यादा स्टेप लग रहे हैं तो उन सभी स्टेप में जितना एंथैल्पी का चेंज आया होगा वो सभी एंथैल्पी चेंज का सम हमारा टोटल, मतलब 1 स्टेप में जितना एनर्जी चेंज आया होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ प्रोसेस इट इज़ इक्वल टू वेदर इट इज़ डन इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में हो या फिर एक ही स्टेप में जो आ रहा है तो वो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी प्रोसेस को करा रहा हूँ A से D, तो A से D को कराने में मान लीजिए एंथैल्पी का चेंज आया डेल्टा H, तो ये डेल्टा H किसके बराबर होगा अगर इसी प्रोसेस को मैं इन 3 स्टेप में करा दूँ। जैसे पहले A से क्या बनाया B, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो H1 हुई, B से C को कराने में H2 और C से D को कराने में H3, तो इन सभी का सम किसके बराबर होगा, एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा जो सिंगल स्टेप में हो रही है। तो बहुत नॉर्मल बात बोली है इसने हेज लॉ के हिसाब से। अब इसी को देखते हुए आगे हम बोर्न-हेबर्ट साइकिल करेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए। लैटिस एनर्जी में क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयन। यानी कि ये वो एनर्जी है जो 1 मोल आयनिक सॉलिड कोई हो, जैसे NaCl, AgNO3, BaCl2, कोई भी अगर आयनिक सॉलिड हो उसको मैं गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दूँ तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को कहा जाएगा लैटिस एनर्जी। लैटिस मतलब जो आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके किस में ले आऊँगा, गैसियस आयन में, तो रिक्वायर्ड एनर्जी हमारी होगी लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl है, सॉलिड है, तो इस आयनिक सॉलिड को जैसे NaCl सॉलिड है, इसको मैं ब्रेक करके किस में ले जाऊँ, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस में, तो जितनी भी एंथैल्पी का चेंज होगा भाई हमारा क्या माना जाएगा, लैटिस एनर्जी। अब इस लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे किसके थ्रू, बोर्न-हेबर्ट साइकिल के थ्रू। अब बोर्न-हेबर्ट साइकिल हम लैटिस एनर्जी किसकी निकालेंगे, NaCl की। ठीक है ना। हम इसमें देखेंगे NaCl की लैटिस एनर्जी नहीं निकालेंगे, डेल्टा H FH0 निकालेंगे, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे NaCl में। NaCl को बनाने में जितना एंथैल्पी का चेंज आया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब NaCl बना किससे होगा, Na सॉलिड से, हाफ Cl2 गैस से मिलके NaCl बना होगा, तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो हमने X एज्यूम कर लिया है। अब इसको हमें बताना है कि कैसे करके निकलेगा ये। तो देखो Na जो सॉलिड है, सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, Na गैस में। तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा, हम पढ़ चुके हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपोनेंट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में ले आए। अब इस गैस किससे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड और गैसियस एटम। तो इस सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये किस में आ गया, सोडियम आयन में आ गया, गैसियस स्टेट में। ऐसे कैसे, ये जो हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक Cl है यहाँ पर, हाफ Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसियस स्टेट में। तो इसमें जो इसका जो Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी होगी बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी ये कितने Cl है यहाँ पर, एक ही माना जाएगा क्योंकि हाफ Cl2 है ये, तो यहाँ पर फिर भी मॉलिकुलर स्टेट में तो बॉन्ड तो टूटेगा, तो हाफ बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी यहाँ। तो हाफ बॉन्ड एंथैल्पी से ये किस में आ गया, Cl गैसियस स्टेट में आ गया ये। ठीक है। अब ये जो Cl है हमारा गैसियस स्टेट में, इसमें कौन सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि मैं इसमें क्या एंटर कराने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है, नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी रिक्वायर्ड एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एटम, आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी नेगेटिव में होती है, मेटल्स की पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में आ गया, Cl माइनस आयन, मतलब गैसियस स्टेट में। अब इन दोनों को मिलाने में
ये क्या है सोडियम आयन, ये क्या है क्लोराइड आयन, दोनों ही गैसेस स्टेट में। इनको मिलाने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वही हमारी क्या होगी, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी ये हमारी लग गई। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच को हमने क्या एज्यूम कर लिया एक्स, तो एक्स इक्वल टू जो टोटल एनर्जी है इन सब का सम, ये हेज लॉ से हो गया। हेज लॉ तो ये बोलता है ना कि एक स्टेप में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा, और अगर कोई प्रोसेस जो है बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, ये बहुत सारे स्टेप में हो गया, तो इन टोटल एनर्जीज़ का जो सम होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो x इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, यहाँ पर लगा सब्लिमेशन, प्लस क्या लगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद में प्लस क्या लगाया हमने हाफ बॉन्ड एंथैल्पी। ये Cl जो लिखा है एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी है, और प्लस में क्या आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बाद में क्या आएगा लैटिस एनर्जी। इन सभी का सम जो होगा वो x के बराबर होगा। अब इनकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू में दी होती हैं। जो वैल्यू दी होंगी उसके हिसाब से इसको प्लस करके x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो इससे पता लग जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है।